हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है दीवानगी भाग 27। खुराना मेंशन। वाड़ी की आंखें सुबह की सूरज की किरणों के साथ खुलती है और वो अपने बगल में सोए देव को प्यार से देखने लगती है और उसके माथे पर किस करती है। और जैसे ही वो उठने लगती है तो उसके बदन में एक तेज दर्द की लहर दौड़ जाती है, जिसे उसके मुंह से आह निकल जाती है, जिसे सुनकर देव की भी नींद टूट जाती है और वो वाड़ी को देखकर चिंता से कहता है, बीबी क्या हुआ, तुम ठीक हो? वाड़ी अपनी नम आंखों से देव को देखकर कहती है, देव कल क्या हुआ था ऑफिस में, मैंने ऐसे कैसे? देव उसके मुंह पर हाथ रखकर कहता है, कोई बात नहीं, अब तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ, हम फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे चलते हैं, फिर मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। वाड़ी भी फिर हाँ में सिर हिलाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी देव उसे गोद में उठाकर वॉशरूम तक छोड़ आता है। ये देखकर वाड़ी के चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है। देव जैसे ही बालकनी में जाता है, गुस्से से अपनी मुट्ठियों को कस लेता है और कल की बात याद करने लगता है। वाड़ी को सोते हुए छोड़कर देव एक डॉक्टर को कॉल करके बुलाता है और डॉक्टर वाड़ी को चेक करती है। डॉक्टर बाहर आकर देव को देखकर गहरी सांस लेकर कहती है, इनको काफ़ी हार्ड डोज सेक्सुअल डिजायर ड्रग्स दिया गया है। अब ये थोड़ी ठीक है, लेकिन बच्चे की हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा असर हो चुका है, इसीलिए मैंने कुछ मेडिसिन दे दी है। इन्हें प्रॉपर टाइम पर दे देना होगा और इनको इलाज के बाद ऐसे किसी भी चीज़ से दूर रखना होगा। और हाँ, आप इंटीमेट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही हो सकते हैं। अगर आप ज़्यादा इंटीमेट होंगे, उसे आपके बच्चे की लाइफ को खतरा हो सकता है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है, उसके लिए हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। इन मेडिसिन को इन्हें टाइम टू टाइम देते रहिएगा। यह कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती हैं और देव गुस्से से अपनी सांसों को काबू करने लगता है। वो जानता था कि ये करतूत किसकी है और इसकी सज़ा भी वो बहुत ही जल्द और बहुत ही खतरनाक देने वाला था। ये सोचकर वो वापस वाड़ी को लेकर अपने विला के लिए निकल जाता है। देव यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे पीछे से वाड़ी की आवाज़ आती है। देव पलटता है और वाड़ी के पास जाकर उसके माथे पर किस करके कहता है, चलो अब हम नीचे नाश्ते के लिए चलते हैं। वाड़ी देव को देखकर एक क्यूट सी स्माइल से कहती है, हाँ हाँ, नीचे नाश्ते के लिए चलते हैं, पहले आप फ्रेश हो जाइए, मैं नीचे आपका वेट कर रही हूँ, जल्दी आइएगा। देव भी स्माइल करके वॉशरूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद देव नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन वो बीच रास्ते में ही खुराना विला के लिए जाता है। देव खुराना विला के हॉल में पहुंचता है, जहां पर राधिका किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए हंस रही थी और अविका गौर उसी के पास बैठकर अपना फ़ोन चला रही थी। जैसे ही अविका की नज़र देव पर जाती है, उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आ जाती है और वो जल्दी से खड़ी होकर कहती है, देव। तभी राधिका की नज़र भी देव पर जाती है। वो भी अपना फ़ोन कट कर देव को देखते हुए कहती है, देव आज तुम यहाँ पर आओ, बैठो ना, नाश्ता कर लो। देव अपनी खतरनाक मुस्कान लिए सोफे पर बैठकर अपने दोनों हाथों को फैलाकर सोफे के साइड में रख देता है और मुस्कुराकर राधिका को देखकर कहता है, राधिका जी, आप कितनी खुश हैं ना?
मुझे यहाँ देखकर राधिका अपने अंदर की घबराहट को दबाते हुए कहती है, हाँ हाँ, मैं क्यों खुश नहीं होगी। आखिर तुम इस घर के बेटे हो, तुम्हारे आने से खुशी ही होगी ना। लेकिन तुम वाड़ी को साथ नहीं लाए, अकेले आए हो। देव मुस्कुराकर कहता है, हाँ, मेरी बेबी थोड़ी सी बीमार है, तो सोचा उसे घर पर ही रेस्ट करने दूँ। और उसका यहाँ पर कोई काम नहीं था, इसीलिए उसे कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था। और अनिकेत है ना मेरे बिला में, मेरी बीवी का ध्यान रखने के लिए। आखिर उसे अपनी भाभी माँ से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, वह उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। यह कहकर वो अपनी पेनी निगाहों से राधिका के बदलते एक्सप्रेशन को देखने लगता है। वहीं अविका तो बस अपनी प्यासी और हवस भरी आंखों से देव को ऊपर से नीचे तक देखे जा रही थी। अविका देव को देखकर अपने मन में ही कहती है, काश उस दिन मेरे उस जंगली बॉयफ्रेंड का फोन नहीं आया होता तो देव को अपने साथ कब का अपने अंदर समा लेती। लेकिन कोई बात नहीं, उस दिन नहीं तो कल या आज जरूर देव को अपना बना लूंगी। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक बहुत ही शातिर स्माइल थी। देव राधिका और अविका को देखकर अपनी बहुत ही एरोगेंट आवाज में कहता है, वैसे आपने इस अविका को मेरे केबिन में भेजा, मेरे ऑफिस तक आने की परमिशन दिलाई, तो उसकी कोई वजह तो होगी। और वो वजह भी मुझे अपने ऑफिस में बखूबी पता चल गई है, तो उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। वैसे इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। राधिका हकलाते हुए कहती है, सज़ा? कैसी सज़ा? मैंने तो कुछ नहीं किया, और मैंने अविका को तुम्हारे ऑफिस में नहीं भेजा था। अविका शॉक्ड होकर राधिका को देखकर कहती है, नहीं आंटी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं। आप ही ने तो मुझे परमिशन दिलाई थी कि मैं सीधा देव के केबिन में जा सकूं। आप ही तो देव से मेरी शादी कराना चाहती थी ना। और आपने ही तो कहा था कि देव अपनी बीवी से बहुत ही ज़्यादा परेशान है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। अब आप मुकर कैसे सकती हैं। राधिका अविका को देखकर गुस्से में कहती है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो अपने फायदे के चक्कर में। तुम मुझे मेरे बेटे की नज़रों में गुनहगार बनाना चाहती हो क्या। देव उन दोनों को कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए देखकर दांत पीसते हुए कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों में से कौन गुनहगार है। मेरी नज़रों में तुम दोनों की वजह से मेरी बीवी को बहुत तकलीफ हुई है, और अब मुझे मेरी बीवी की तकलीफ का हर एक हिसाब चाहिए। यह बोलकर देव अपने पीछे से एक गन निकाल कर सामने रखता है और वाड़ी को याद करके कहता है, चलिए अब आप दोनों एक दूसरे को जोरदार थप्पड़ मारिए और वो थप्पड़ों की गूंज इस पूरे बिला में गूंजनी चाहिए। शुरू हो जाइए। यह कहकर वो वापस से उन दोनों को अपनी गहरी और खतरनाक आंखों से देखने लगता है। वहीं गन को देखकर अविका और राधिका की हालत खराब हो रही थी और वो दोनों एक दूसरे को लाचारी से देखकर थप्पड़ मारने लगते हैं। उन थप्पड़ों की गूंज उस पूरे बिला में गूंज रही थी। राधिका जानती थी कि देव कितना खतरनाक है, इसीलिए वो अपनी जान को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और अविका भी अपनी जान के डर से राधिका को जोर जोर से थप्पड़ मारे जा रही थी। कम से कम 20 से 30 थप्पड़ खाने के बाद दोनों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी।
दोनों के गाल सूज चुके थे और टमाटर की तरह लाल हो चुके थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।